आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? तो सबसे पहले मैंने जीके का टेस्ट असाइनमेंट जो थी ये आपको पिछले कल सेंड करी थी, तो उसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करवा देती हूँ पहले। जो हमारे पास जीके टेस्ट था लास्ट डे का। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अभी लास्ट वीक जो है वो हमने जीके वीक था हमारा, तो उसमें जो है वो हमने ये टॉपिक कवर किए थे, कुछ उससे पहले भी किए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन असाइनमेंट्स थी ये आपको उसी में से थे जो सिलेबस करवाया गया है। तो लेक्स वाला टॉपिक हमने लास्ट वीक किया था, एचपी लेक्स। बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी। तो इसमें जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की ये कौन सी है? रेणुका लेक, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और इस लेक को एक सोई हुई औरत की आकृति के जैसे ये दिखती है, तो इस तरह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आता है चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रनाहन लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। चंद्रकूप ये चंबा में है। चंद्रताल ये लाहौल स्पीति में है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सेम सेम नेम है इनके। तो चंद्रनाहन जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है, जहां से बब्बर रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है इस लेक से। ये नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, बीच ऑफ फ्लोइंग इज ए इंटरनेशनल फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा मेला जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है हिमाचल प्रदेश का? तो इसमें हमने पढ़ा था 8 इंटरनेशनल फेयर जो है, फेयर फेस्टिवल वाला टॉपिक जो हमने किया था, उसमें हमने 8 इंटरनेशनल फेयर पढ़े थे जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। तो उसमें इसमें हमारे पास आता है रेणुका फेयर। रेणुका फेयर जो है वो इंटरनेशनल फेयर है, और नलवाड़ी जो है वो स्टेट लेवल है। गसोता ये हमीरपुर जिले में लगता है, गसोता मेला। और लोसर जो है ये किन्नौर में मनाया जाता है। तो रेणुका फेयर जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है, और ये हर साल जो है वो आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली, हर साल 10 दिन के बाद, दिवाली के 10 दिन के बाद ये लगता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान परशुराम हैं वो अपनी माता रेणुका से मिलने आते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द मिंजर फेयर? मिंजर फेयर जो है ये किसने शुरू किया था? मिंजर फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और इस मेले की शुरुआत जो थी वो चंबा के शासक साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है ये है साहिल वर्मन। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। करेक्ट ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? फुलेज फेस्टिवल जो है ये हिमाचल प्रदेश में करते हैं सर। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई थी, आपने भी मुझे रिमाइंड नहीं करवाया।
तो इस तरह से फुलैच फेस्टिवल जो है, फुलैच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये किन्नौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ये है बड़ा सिगड़ी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये क्वेश्चन शायद पहले भी एग्जाम टेस्ट में पूछा गया था, तो कुछ कैंडिडेट्स ने जो आंसर भेजे हैं उसमें उन्होंने सतलुज किया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो चिनाब होगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर पूछिए यहाँ पे, तो ये चिनाब आती है। वाटर वॉल्यूम में सबसे बड़ी नदी हिमाचल की चिनाब है। सतलुज जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि 320 किलोमीटर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ये सतलुज जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल की, और चिनाब जो है ये लार्जेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। कई बार हेडक्वार्टर पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो लाहौल स्पीति का जो जिला मुख्यालय है वो केलोंग है। इस तरह से अगर सिरमौर की बात करें हम, तो सिरमौर का हेडक्वार्टर रहता है हमारे पास नाहन, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे किन्नौर है तो किन्नौर का रिकांगपिओ है, कुल्लू का कुल्लू ही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का तो सेम ही रहता है हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, जैसे बिलासपुर का बिलासपुर है, शिमला का शिमला, बाकी तो सेम ही रहेगा हमारे पास। लेकिन एक तो हमारे पास कांगड़ा का आता है धर्मशाला, लाहौल स्पीति का केलोंग, और किन्नौर का रिकांगपिओ, सिरमौर का नाहन, बाकी जो है वो सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस इज छतराड़ी यात्रा हेल्ड इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में छतराड़ी यात्रा किस स्थान पे होती है, तो ये होती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, छतराड़ी गांव जो है यहाँ पे होती है ये छतराड़ी यात्रा। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये भी टॉपिक हम कर चुके हैं, नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश में किया था हमने। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, और टोटल जो नेशनल पार्क आते हैं वो 5 हैं हिमाचल में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, जो कि जिसको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया था। कब किया गया था? 23 जून 2014 को। और 1984 में ये पार्क जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये। और इसका जो एरिया रहता है हमारे पास ये है 754 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, तो एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में डेट से रिलेटेड भी रहता है, स्टैटिक जी के जो आती है हमारे पास 60 क्वेश्चंस में, तो एक क्वेश्चन इसमें से आता है जो भी हम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो एवरी ईयर 8 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, वेयर इज बाला सुंदरी टेम्पल लोकेटेड इन एचपी, तो टेम्पल्स का टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। तो बाला सुंदरी टेम्पल जो है त्रिलोकपुर में, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लोकेटेड है। महिषासुरमर्दिनी की यहाँ पे जो है वो प्रतिमा है। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर इज टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किस जिले में है? तो टुंडा जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु स्टार्टेड द इंटरनेशनल होली फेयर ऑफ सुजानपुर टिहरा, तो
इंटरनेशनल होली फेयर, हिमाचल प्रदेश में एक और अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है होली मेला, ये सुजानपुर टिहरा में मनाया जाता है। और इसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एचपी? तो लार्जेस्ट जो है 32 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एचपी में, उसमें किब्बर जो है ये सबसे बड़ी आती है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति में। और सबसे छोटी है शिल्ली, शिल्ली जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये क्वेश्चन, ये टेस्ट असाइनमेंट थी, लास्ट डे मैंने आपको ये भेजी थी, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा आज, जिसमें कि हमारे पास फिलॉसफी का करेंगे हम आज, जो एजुकेशन में फिलॉसफीज दी हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट फिलॉसफर थे। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीन शो यहाँ पे मैं आपके पास करवाती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ग्रेट फिलोसफर थे, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर अपनी जो फिलॉसफी दी थी, और ये काफी इम्पोर्टेंट रहती है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने अपनी फिलॉसफी में जो है वो किसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया था एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो पहले तो हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा, इनका लाइफ स्केच जो रहता है इसके बारे में करेंगे, और ये आपके लिए जीके में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जो भी कहाँ पे बॉर्न हुए थे, क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट्स की थी एजुकेशन, इसके बारे में तो थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में उसके बाद करेंगे कि इन्होंने इनकी फिलॉसफी क्या थी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनको एक निकनेम दिया गया था, एक उपनाम था इनका, गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि गुरुदेव, कई बार जीके में ये क्वेश्चन आ जाता है कि गुरुदेव के नाम से कौन से प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे जो जिनको जाना जाता था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कब बॉर्न हुए थे? 6 मई 1861 एट कलकत्ता। कहाँ पे? 6 मई 1861 को ये कलकत्ता में बॉर्न हुए थे, और एक रेपुटेड फैमिली से ये बिलोंग करते थे, काफी प्रतिष्ठावान फैमिली से संबंधित थे। और इनका जो पालन पोषण था वो इनके जो सर्वेंट्स थे इन्होंने ही किया था, क्योंकि इनकी मदर जो थी वो बहुत अर्ली एज में जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1877 में इनको इंग्लैंड भेजा गया था स्टडी के लिए। किस चीज की स्टडी के लिए गए थे ये? स्टडी द लॉ फॉर बिकमिंग ए बैरिस्टर। लॉ कानून की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड इनको बैरिस्टर बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां से ये जल्दी ही भारत वापस आ गए थे। ही गॉट मोर फेमस, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि कब प्राप्त की थी? जब उनको फर्स्ट नोबेल मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कब इनको नोबेल प्राइज मिला था? 1913 में, 1913 में पहले इंडियन बने थे ये जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, और दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि स्वीडिश जो गवर्नमेंट है वो देती है हर साल 10 दिसंबर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं। और नोबेल प्राइज जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनको लिटरेचर में जो था वो पहला अवार्ड मिला था।
नोबेल प्राइज लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स में दिए जाते हैं। तो इनको इनकी कलेक्शंस ऑफ पोइम्स की कलेक्शन गीतांजलि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। गीतांजलि के लिए इनको जो है वो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। तो इस वजह से ये फिर ज्यादा फेमस हो गए थे। और इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या फाउंड किया था? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इन्होंने 22 दिसंबर 1921 को कोलकाता में एस्टैब्लिश किया था इन्होंने, जो कि एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टू बीइंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। ये एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जो कि पूर्वी और पश्चिमी जो कल्चर था उसको समझने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो 1921 में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? यूनिवर्सिटी की रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पे इन्होंने ये एस्टैब्लिश की थी? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद ही डाइड ऑन अगस्त 7, 1941। 7 अगस्त 1941 को इनकी डेथ हो गई थी। His short school life made him realize that school is a place that hinders the development of his personality by obstructing the child's basic development। ये क्या मानते थे? इन्होंने क्या रियलाइज करवाया? इनका जो छोटा सा जो स्कूल लाइफ थी इनकी, उस चीज ने इनको क्या रियलाइज करवाया कि स्कूल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे बच्चे की फंडामेंटल जो डेवलपमेंट है, वो जो बेसिक डेवलपमेंट है बच्चे की, वो रुक जाती है। उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हार्मफुल करती है। तो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि स्कूल में बच्चे की बेसिक डेवलपमेंट नहीं होगी। ये एक्चुअली ये नेचुरलिस्टिक आइडियोलॉजी को जो थे वो एक्सेप्ट करते थे। इनका ये मानना था कि अगर हमने बच्चे की डेवलपमेंट करनी है तो उसकी डेवलपमेंट हमें नेचर, प्रकृति से करनी है। स्कूल को इन्होंने ज्यादा मान्यता नहीं दी थी। ये इनका जो था वो एजुकेशन के लिए इनकी फिलॉसफी थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो आगे आती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने माना कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे की बेसिक डेवलपमेंट रुक जाती है। उसके बाद इन्होंने एक कोटेशन दी थी कि क्या बोला था इन्होंने? आई नेवर सेड टू देम डोंट डू और डोंट डू दैट। ये बोलते हैं कि मैंने उनसे कभी नहीं कहा, ये इनकी अपनी कोटेशन है। और कई बार ये एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये किसके द्वारा ये विचार दिए गए हैं, या किसने ये बोला था शिक्षा के ऊपर अपने जो विचार दिए थे, ये किसके विचार थे। मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि ऐसा मत करो या ऐसा मत करो। मैंने उन्हें कभी भी पेड़ पर चढ़ने या जहां उन्हें पसंद किया वहां जाने से नहीं रोका। मैं इन बच्चों को आजादी के माहौल में खुश करना चाहता था। मतलब क्या था कि ये इंडिपेंडेंस, फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब बच्चे को देना चाहते थे। और एक फ्रीली एनवायरनमेंट में जो है वो बच्चे को नॉलेज देना चाहते थे। बच्चे को कुछ भी सीखना है तो फ्रीली उसको सिखाना है, उसको नेचर पे छोड़ देना है, वो अपने आप करके सीखेगा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन की रहती है। उसके बाद टैगोर्स व्यूज ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर क्या व्यूज थे इनके, क्या बोला था इन्होंने कि एजुकेशन किसके लिए होनी चाहिए? एक तो सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप का बोध हो, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये एजुकेशन के द्वारा होनी चाहिए। फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे का जो है वो बौद्धिक विकास होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, थिंकिंग, इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन से। फिजिकल डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए। लव फॉर ह्यूमैनिटीज, मानवता से प्यार करे, ब्रदरहुड की जो सेंस है उसको डेवलप करे। एक दूसरे के लिए दया की भावना होनी चाहिए, ह्यूमिलिटीज होनी चाहिए मतलब बच्चे में। कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो है वो संबंध स्थापित करने का उसमें जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। मदर टंग जो है
इंस्ट्रक्शन, जो पढ़ाई का जो मीडियम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग। तो इन्होंने किसके ऊपर एम्फेसिस किया था कि इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या होना चाहिए, मदर टंग। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एजुकेशन का एम क्या है, बच्चे की मॉरल, उसकी नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी करना है उसका। और सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा दूसरों के साथ, कैसे जो है वो अपनी अच्छी सोशल स्टेटस बनाएगा, इस चीज को डेवलप करना भी जो है वो एजुकेशन का एम होना चाहिए। उसके बाद इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी, टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस रिलेशन। एजुकेशन फिलॉसफी में क्या बोला इन्होंने कि जो हार्मोनियस रिलेशंस होने चाहिए, हार्मोनियस रिलेशंस का जो सिद्धांत है वो दिया, मतलब कि हार्मोनियस रिलेशन मतलब कि आपस में जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग, प्यार, समझ, इस तरह से जो है वो रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे को समझने का, सौहार्दपूर्ण, मीठे, मधुर संबंध होने चाहिए सबके साथ, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद ऑल। हार्मोनी शुड बी किसके किसके साथ होनी चाहिए, विद नेचर, नेचर के ऊपर इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किया था, नेचर के साथ, विथ ह्यूमन सराउंडिंग्स, जो ह्यूमन बींग्स का सराउंडिंग्स है, उसका आसपास है, वातावरण के आसपास का वातावरण है, फैमिली है, पड़ोस है, और भी जो है वो समाज है, एंड विद इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब सभी के साथ जो है वो उसके हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, तो फ्रीडम जो है बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल की या एक बच्चे की, वो शुड हैव फ्रीडम, मतलब उसमें जो है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, फॉर द प्रॉपर, किसके लिए, अगर हमने बच्चे की एक प्रॉपर ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता, मतलब इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर भी जो था वो ज्यादा एम्फेसिस किया था। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो किस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करते थे, किस चीज के ऊपर बिलीव करते थे कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू एनहांस देयर क्रिएटिव स्किल, बच्चों को जो है वो उनके जो क्रिएटिव, जो रचनात्मक कौशल हैं, स्किल हैं, उनको एनहांस, उनको बढ़ाने के लिए जो है वो एनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किस चीज की हेल्प से, विद हेल्प ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि क्राफ्ट है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, ड्रामा है, इन चीजों की सहायता से बच्चे के जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको एनहांस किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या माना कि एजुकेशन शुड बी दैट which enhance the involvement with nature and an individual should realize that he is a part of the nature। वही बात आ गई कि इन्होंने क्या था, नेचर के ऊपर ज्यादा जो था वो फोकस किया था, प्रकृति और इंडिविजुअल जो है इनके साथ जो है वो कम्युनिकेट, मतलब बढ़नी चाहिए, इंटरेक्शन इनका बढ़ना चाहिए, एक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक व्यक्ति और प्रकृति के बीच में। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म, इन्होंने एनकरेज किया बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, पूरब और पश्चिम का जो कल्चर था उसको मतलब इंटेग्रेट करने का, उसमें एकता लाने का, इसके लिए उन्होंने विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी थी उसको एस्टैब्लिश किया था, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। हिज एजुकेशन इज अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा है ये किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, आपसी भाईचारे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है, सार्वभौमिक जो भाईचारा है उसका संदेश देती है। ये हम एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जो कि शिक्षा में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से जो है वो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, टेट लेवल पे तो यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं फिलॉसफी से, लेकिन कमीशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, तो इसीलिए जो मेन जो फिलोसफर रहेंगे उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी होगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी।
देयर इज नो प्लेस फॉर एग्जामिनेशन इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा प्रणाली थी, जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें इन्होंने मतलब एग्जामिनेशन को कोई प्लेस नहीं, मतलब एग्जाम नहीं होने चाहिए, परीक्षा के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं रखी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से एजुकेशनल जो फिलोसफर थे उन्होंने ये बोला था कि एग्जामिनेशन देयर इज नो प्लेस फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज इन फेवर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जो रहता है इसके फेवर में थे ये, कि बच्चे में जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन है, वो उसके खुद से अंदर से होना चाहिए। सेल्फ मतलब ये नहीं है कि बाहर से उसके ऊपर थोपा जाए। सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो इस चीज के फेवर में थे। ही यूज्ड टू एम्फसाइज वुमेन्स एजुकेशन, और इन्होंने जो स्त्री शिक्षा थी, महिलाओं की जो एजुकेशन थी, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया था, एम्फसाइज किया था। He believed that every person in unique and ample freedom should be given to an individual to shape his life in his own way and in accordance with his own natural endowment and potentialities। मतलब क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या मानते थे कि एवरी पर्सन इज यूनिक एंड एम्पल, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्पेशल है, अद्वितीय है और अलग है। और फ्रीडम शुड बी गिवन, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। किसके लिए? एक इंडिविजुअल को उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को आकार देने के लिए व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से, अपने वे से और अपने नेचुरल जो उसका एंडोमेंट्स है, उसका बिहेव है, स्वभाव है, उसके अनुसार वो अपनी लाइफ को शेप करे। He believed that Creator pervades through all his creation, and as such there is a spiritual bond between man and nature। उनका क्या मानना था कि जो क्रिएटर है, निर्माता है, वो अपनी सभी क्रिएशन, जो उसकी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं में व्यापक है, और व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, मनुष्य का मनुष्य के साथ और मनुष्य का नेचर के साथ जो है वो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होना चाहिए, एक आध्यात्मिक बंधन होना चाहिए। टैगोर वांटेड टू बायकॉट इंग्लिश, टैगोर जो थे वो इंग्लिश को बायकॉट, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बिल्कुल बहिष्कार किया था इंडियन एजुकेशन में। इंडियन एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है वो क्या होना चाहिए? मदर टंग होनी चाहिए। इन्होंने नेशनल लैंग्वेज को और मदर टंग को जो था वो ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, और इन्होंने जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया था, ग्रेट इंपॉर्टेंस दी थी उसको। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन का जो करिकुलम है या एजुकेशन जो है वो किस तरह की होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन उसको दी जानी चाहिए। और इन्होंने नेचुरलिस्ट आइडियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, इन्होंने शिक्षा में इन्होंने प्रकृतिवादी विचारधारा को अपना स्थान, इनको नेचुरलिस्ट या नेचुरलिज्म एजुकेशन फिलॉसफी भी बोलते हैं, इनकी जो फिलॉसफी है। उसके बाद करिकुलम, अब करिकुलम के बारे में इन्होंने क्या बताया? करिकुलम मतलब जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने ये सिफारिश की, ही रिकमेंडेड करिकुलम, एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल, उसकी आध्यात्मिक, उसकी रचनात्मक और उसकी एस्थेटिक और वोकेशनल एम जो है उनको पूरा कर सके, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। उन्होंने किस तरह के करिकुलम को एम्फेसिस किया ज्यादा? कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर, नेचर स्टडी, साइंस, म्यूजिक, आर्ट्स, ये इन्होंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस किया था। और इन्होंने एक्टिविटी के ऊपर भी ज्यादा एम्फेसाइज किया, जैसे कि डांसिंग होनी चाहिए बच्चे के लिए, म्यूजिक, आर्ट, गार्डनिंग, पेंटिंग, हैंडवर्क एटसेट्रा। फिजिकल और सोशल साइंस होनी चाहिए, और मदर टंग के द्वारा जो है एक्सक्यूज मी मैम, चाहिए। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं?
स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी ना आपने, वो दिख नहीं रही थी। स्क्रीन शेयर नहीं है अब मैम दिख रही है आपके मैम, अब पास? शो हो रही है। हाँ, अब शो हो रही है मैम। अच्छा, नहीं मैम, स्क्रीन तो मैंने काफी पहले से शेयर कर दी है। एक्चुअली थोड़ी सी देर जो था, लगभग 5-7 मिनट जो है वो स्क्रीन शो करना मैं भूल गई थी। स्क्रीन शेयर उस टाइम शायद नहीं हुई थी, लेकिन अब तो मैंने काफी टाइम से कर रखी है स्क्रीन। शायद बीच में आपको शो मैम आई नहीं हो थिंक रही, नहीं कई दिख बार ये हो रहा। हाँ, जाता है कि नेटवर्क इशू भी हो जाता है ना। हो सकता है मैम, जी मैम। हाँ, हाँ जी, अभी है, ऐसे भी अभी हो शो हो सकता रही है जी मैम। है। ओके जी। तो इन्होंने क्या करिकुलम बताया, वो हमने डिस्कस कर लिया है। करिकुलम में एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, लाइक डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट जो भी है। और एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी से लिंक करे, बच्चे को जो है वो समाज के साथ जोड़े, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। और करिकुलम जो है एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, उसमें मतलब एक्टिविटियां भी होनी चाहिए, कुछ गतिविधियां जैसे हमने पीछे करी, जैसे डांसिंग, म्यूजिक जो भी है, पेंटिंग, इस तरह की। करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और डायनामिक भी होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कठोरता भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा वो लचीला भी नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे की जो नीड रहती हैं उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्रेम किया जाना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ही डिड नॉट फेवर बुकिश लर्निंग। ये किताबी या पुस्तक प्रकृति के नहीं थे, मतलब ये मानते थे कि पुस्तकी ज्ञान जो है वो अच्छा नहीं है, सबसे अच्छी पुस्तक जो है वो प्रकृति है। वही बात आगे हट के कि इन्होंने नेचुरलिस्ट जो इनकी आइडियोलॉजी थी, इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। तो अच्छी बुक जो है वो बच्चे के लिए प्रकृति है, जहाँ से उसको जो है वो एफिशिएंट नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज जो है वो प्राप्त हो सकती है। फिर उसके बाद हमने टीचर्स के ऊपर क्या बोला था, कि टीचर्स कैसे होने चाहिए। टीचर्स के ऊपर क्या व्यूज थे उनके, कि टीचर जो है वो शुड एक्ट एज गाइड, टीचर को एक गाइड के रूप में काम करना चाहिए। और उनको, बच्चों को जो है वो डायरेक्शंस देनी चाहिए, नेचुरली वॉक, स्वाभाविक रूप से जो है वो अपने रास्ते पर चलने के लिए जो है वो डायरेक्शंस देनी चाहिए। और टीचिंग में जो है वो गाइडिंग स्पिरिट शुड बी पर्सनल लव, पर्सनल लव जो है वो इसके ऊपर भी आधारित होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर। और एजुकेशन, द टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट, टीचर जो है वो इनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी इन्होंने टीचर को, देन द मेथड। मेथड जो है इससे ज्यादा महत्व दिया था टीचर को। और इसके बाद टैगोर पॉइंटेड आउट, टैगोर ने क्या बोला टीचर के लिए, टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। एक टीचर जो है वो कभी भी वास्तविक रूप से नहीं पढ़ा सकता है जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा है। एक दीपक जो है वो दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता जब तक कि वो अपनी लौ स्वयं नहीं जला रहा हो। तो ये जो थे टैगोर के विचार थे एक टीचर के लिए। उसके बाद टीचिंग मेथड इन्होंने क्या क्या बताए थे, हारेस्टिक मेथड। वैसे तो हम टीचिंग मेथड के ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीक में जो हमने साइकोलॉजी वीक था हमारा, उसमें हारेस्टिक मेथड जो है, इसमें ये स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। और इसमें जो है वो नॉलेज जो है वो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स से जो है वो नॉलेज ली जाती है। और इस मेथड को जो था वो आर्म स्ट्रॉन्ग जो थे, प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने दिया था। उसके बाद इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग, इस मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस किया। क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको सॉक्रेटिक मेथड भी बोला जाता था, सुकरात के द्वारा जो दिया गया है। एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड, फील्ड ट्रिप, बच्चे को जैसे एजुकेशनल ट्रिप पे ले जा करके उसको उस तरह से एजुकेशन देना। नेचुरल सराउंडिंग्स, बच्चे को प्रकृति के परिवेश में ले जा करके जो है वो ज्ञान देना। और जो लर्निंग है शुड बी लिंक्ड विद जॉय, अधिगम को जॉय के साथ जोड़ना है, इंजॉय के साथ पढ़ना है, मतलब उसको बर्डन के रूप में नहीं पढ़ाना है बच्चे को, इंजॉय के साथ। फिर उन्होंने डिसिप्लिन की जो कंसेप्ट थी वो क्या दी थी, कि वो स्ट्रिक्ट और हार्श डिसिप्लिन के अगेंस्ट थे, नहीं मानते थे वो इस चीज को कि बहुत ज्यादा हार्ड डिसिप्लिन हो। और ही वांटेड अ चाइल्ड टू बी फ्री, वो चाहते थे कि एक बच्चा अपने मन से मुक्त हो,
और बहुत ही इंजॉय करके वो अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग को करे। आत्मानुशासन के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था, सेल्फ डिसिप्लिन। और उन्होंने क्या बोला था कि जो व्यक्ति है, जो ऑल लिविंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके साथ हमें कैसे डील नहीं करना है। एक घड़ी के काम की तरह उनके साथ हमें घड़ी की सुई जैसे जो अरेंजमेंट होती है वो नहीं करनी है स्थापित। टैगोर ने लिखा था कि उसको फ्री रखना है बच्चे को। आई नेवर सेड टू देम डोंट डू दिस, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि ये मत करो या वो मत करो। आई नेवर पनिश्ड देम, कभी सजा भी नहीं दी। फिर उसके बाद है एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स क्या थे एजुकेशन के टैगोर के विचार में, कि वही आ जाते हैं मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, एजुकेशन फॉर फुलनेस, चाइल्ड, बच्चे की एजुकेशन जो है वो मदर टंग से होनी चाहिए। लर्निंग के दौरान जो है वो उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और बच्चे में जो है वो उसके जो क्रिएटिव डेवलपमेंट है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सेल्फ पब्लिशिंग, खुद करने के अवसर दिए जाने चाहिए। सेल्फ पब्लिशिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जानी चाहिए। और बच्चे को एजुकेशन जो है वो नेचर में दी जानी चाहिए, अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से उसको दूर रखना चाहिए। इस तरह से कंट्रीब्यूशन क्या थे इनके एजुकेशन में, कि इन्होंने मोर अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा जो अवसर थे वो दिए जाने चाहिए लर्निंग के दौरान। सोशल कांटेक्ट, जो सामाजिक संपर्क है, सोशल कांटेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए लर्निंग के दौरान। और नेशनल एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट बी बेस्ड ऑन ओवरसीज एजुकेशन। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, विदेशी मतलब फॉरेन वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। और इंडियन एजुकेशन जो है, इंडियन चिल्ड्रन जो है, इंडियन स्टूडेंट्स जो है, उनको इंडियन एजुकेशन ही मिलनी चाहिए। और इंडियन ए प्लेस फॉर इंडियन फिलॉसफी एंड सोशल आइडियल्स इन द करिकुलम। जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें इंडियन फिलॉसफी और इंडियन जो सोशल आइडियल्स हैं, सामाजिक आदर्श हैं, वो होने चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड, बच्चों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए नॉलेज लेने के लिए। कहाँ से, टेक्स्ट बुक से, किताबों से। बच्चों को जो है वो डायरेक्ट सोर्सेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज्यादा दी जानी चाहिए, उनको दिखा करके चीजों को जो है वो नॉलेज दी जानी चाहिए। और उनको लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। और इस तरह से एक बच्चे को जो है वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो बनाना चाहिए। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, और ये काफी इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और आप लोग जो है वो इसे खुद से भी एक बार जरूर देखें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट डे जो है वो हम फिर नेक्स्ट एजुकेशनल फिलॉसफी करेंगे, या गांधीयन फिलॉसफी रहेगी या फिर विवेकानंद की, जो भी हमारे पास रहेगी वो फिर नेक्स्ट क्लास में होगी। तो ये क्लियर है आपको? तो फिर बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।